नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वाले वीडियो में हम एक हॉट टॉपिक को देखेंगे जो इस समय बहुत चर्चा में है। हुआ क्या है कि संसद में एक बिल पेश किया गया है, तो बोलते हैं आपराधिक सुधार विधेयक। इस बिल के माध्यम से जो आईपीसी और सीआरपीसी की प्रोविजंस है, या आईपीसी और सीआरपीसी की जो व्यवस्था है, तो रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता से। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम औपनिवेशिक विचार को पूरी तरह से छोड़ देंगे और ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसी कोई भी चीज जो हमको औपनिवेशिकता का याद दिलाएगी, हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ देंगे और हम भारतीय व्यवस्था को ज्यादा प्रमोट करेंगे, उसी को अपनाएंगे। हमारी लोकसभा में हमारे गृह मंत्री जी ने जो बिल पेश किया, उसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस कर रही है। अब देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी की जो प्रासंगिकता है आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं उतनी नहीं रह गई है जिस समय इसको बनाया गया था उसके अनुपात में। अब हमको एक नई व्यवस्था चाहिए, एक नए शासन विधि चाहिए, जिसके द्वारा वर्तमान शासन संचालित हो सके। अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में आपकी 3 विधेयक पेश किए गए। एक भारतीय न्याय संहिता, दूसरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरी भारतीय साक्ष्य विधेयक। ये तीनों रिप्लेस करेंगी किसको? जो आपकी आईपीसी थी 1860 की, वो रिप्लेस कर देगी कौन? भारतीय न्याय संहिता 2023। जो आपकी सीआरपीसी थी 1973 थी, जो मूलतः बनी थी कब? 1898 में। उसको रिप्लेस कर देगा कौन? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और उसके साथ हम जो आपका साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, उसको रिप्लेस कर देगा कौन? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। जो पुरानी व्यवस्था है उसके स्थान पे एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। ये विधेयक क्या अभी पेश हुआ है? नहीं, ये विधेयक पहले भी पेश हुआ था। और जब पहले पेश हुआ था तो उसको क्या हुआ था, एक अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। और उस अस्थायी समिति को लीड किसने किया था? बृजलाल जी ने। इस भाजपा के सांसद है, इन्होंने इसको लीड किया था और उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी। तब संसद की स्थायी समिति है, उस समिति ने उन्हें रेफरेंस दिए कि आप इस बिल में कुछ प्रावधान करिए। तो जो पुराना बिल पेश हुआ था, इन्हीं तीनों नामों से पुराना बिल पेश हुआ था, उनको अब रिप्लेस करके नए बिल पेश किए जा रहे हैं। और वो कब हो रहा है? स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद। स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे और उस सुझावों, कुछ परिवर्तनों के साथ और कुछ उसी रूप में नए बिल में शामिल किया गया है। देखिए, जो आपके समिति के सुझाव थे और अब जो ये बिल आया, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहला मुद्दा आता है हथकड़ी के विषय में। इस पैनल ने सुझाव दिया है कि देखिए, जो आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, उनको हथकड़ी मत लगाइए। क्योंकि अगर आप सबको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? एक समाज में गलत प्रचार होगा, गलत भावना फैलेगी और जो हथकड़ी लगाने की परंपरा है, गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो आप हथकड़ी उसको लगाइए जिसने जघन्य अपराध किया। आप किसी सामान्य अपराधी को हथकड़ी मत लगाइए। ये सुझाव दिया था किसने? अस्थायी समिति ने। इसके इस सुझाव को मान लिया है और नए बिल में इसको शामिल किया गया। इसने क्या किया है? जो आर्थिक अपराधी हैं, उनको कड़ी नहीं लगाएंगे ये लोग, इन्होंने ये कहा है। लेकिन एक चीज इन्होंने इसके साथ ऐड कर दी कि जो राज्य के खिलाफ अपराध करें और ऐसे अपराध जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को डिस्टर्ब करने के लिए है, उन अपराधों के विषय में हम हथकड़ी जरूर लगाएंगे। हथकड़ी लगाने के प्रोविजन पे क्या था पहले? वो कह रहे हैं कि सामान्य अपराधियों को हथकड़ी मत लगाइए। ये आपका संसद की अस्थायी समिति ने रिकमेंड किया था, इसको मान लिया और कह रहे हैं कि जो संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए अपराध करेंगे, या उसको डैमेज करने के लिए जो अपराध करेंगे, या राज्य के खिलाफ जो अपराध करेंगे, की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो लोग अपराध करेंगे, हम उनको हथकड़ी लगाएंगे। ये इसका पहला प्रोविजन हो गया। दूसरी बात जो करी थी सबसे ज्यादा, वो दया याचिका पे की थी। तो पहले का आपका बिल, उसमें क्या प्रोविजन दिया गया है कि जो दोषी है उसका कोई उत्तराधिकारी या रिश्तेदार दया याचिका फाइल कर सकता है। राज्यपाल उसको 30 दिनों के भीतर खारिज कर सकता है। उसके बाद जो प्रोविजन था कि व्यक्ति राज्यपाल को सजा मिलने के 30 दिनों के भीतर अगर राज्यपाल भी खारिज उसको कर दे, तो उसके बाद के 60 दिनों के भीतर उसको राष्ट्रपति के पास अपने दया याचिका को ले जाना पड़ता है। तो दया याचिका सजा मिलने के 30 दिनों के भीतर राज्यपाल के पास और राज्यपाल से रिजेक्ट होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा कब? 60 दिनों के भीतर। उसके बाद अगर राष्ट्रपति जो आदेश दे देगा दया याचिका पे, उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ने अगर दया याचिका पे कोई निर्णय दे दिया, दया याचिका को खारिज कर दिया, तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको सजा पहले कोर्ट ने ही दी थी। आप कोर्ट से रिलैक्सेशन लेने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जा रहे हैं। उसके अलावा जो पहले के बिल में प्रावधान था कि जो व्यक्ति दया याचिका प्रस्तुत करे राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, उसको उससे पहले ही वो क्या, होम अफेयर्स को भेज सकता है। तो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, गृह विभाग को भेज सकता है। और जो आपका गृह मंत्रालय है, वो क्या करेगा? एक अर्ध न्यायिक बोर्ड का गठन करेगा, जो एक समय सीमा के अंदर अपने इनपुट्स देगी, तो कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करेंगे किसके? राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय को।
अब जो नया बिल आया, इसमें क्या बदलाव इन्होंने किया कि जो गृह विभाग वाली व्यवस्था थी, सेंट्रल या स्टेट की, उस व्यवस्था को बदल दिया गया। अब इनको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाइए। लेकिन एक व्यवस्था को इन्होंने अपरिवर्तित रखा कि राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। कि भई कोर्ट ने ही आपको सज़ा दी, उसके बाद आप राष्ट्रपति के पास गए, फिर आप कोर्ट के पास जाइए, फिर आप कहेंगे हम राष्ट्रपति के पास जाएँगे, तो सज़ा तो कभी मिल ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ आप कोर्ट में फिर से नहीं जा सकते हैं। ये व्यवस्था इस नए वाले बिल में भी देखी गई है। एक जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो निवारक निरोध शक्ति। निवारक निरोध शक्तियों का मतलब, आपने मान लीजिए कोई अपराध अभी किया नहीं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है, आप कोई अपराध करने वाले हैं, कुछ अन्य फैक्टर से। पुलिस के पास ये हक है कि अगर पुलिस को ऐसा शक हो जाए कि व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो आपको वो पहले से ही जेल में ले जाके रख सकते हैं, और ये तय करेंगे कि अब अवसर बीत गया है, मतलब पुलिस ये बताएगी कि ठीक है, अब पॉसिबिलिटी जो है इसके अपराध करने की नहीं है, तो आपको छोड़ भी दिया जा सकता है। तो आपका स्थायी समिति बनी, ने बोला कि आप इसमें एक तो समय सीमा जोड़िए। आप ये डिसाइड करिए कि आप किसी व्यक्ति को कितने समय के लिए ले जा सकते हैं। इस आधार पे कि ये व्यक्ति अपराध करेगा भविष्य में, हम इसलिए इसको जेल में डाल रहे हैं, तो उसको किस समय तक जेल में डाला जाएगा? ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। इस बी व्यक्ति ने ए को धमकी दी कि हम तुमको मार देंगे, ठीक? या हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। अब ये ए व्यक्ति क्या होगा, ये चला जाएगा कहाँ? पुलिस के पास। भाई इसने हमको ऐसी धमकी दी है कि ये हमको मार देगा। तो जो इसके ऊपर धमकी बनने का केस बनेगा, वो तो बनेगा ही। लेकिन उसके साथ पुलिस अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति को क्या करेगी? जेल में डाल देगी। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो ये हत्या कर सकता है। तो इस अपराध को रोकने के लिए उसको पहले ही जेल में डाल देंगी। ठीक? या किसी अन्य बेसिस पे अगर पुलिस को शक है, आप अपराध कर सकते हो, तो आपको जेल में डाला जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जी समय सीमा तय करिए। कितने टाइम में आप इसको जेल में डालेंगे? दूसरा, आप इसको मजिस्ट्रेट के सामने कब लेके, मतलब ये इसने ये अपराध किया भी है कि नहीं, या ये अपराध करने वाला भी है या नहीं, क्या विचारधारा है कि नहीं, आप कैसे ये सब कुछ तय कर रहे हैं? तो आप इसको कोर्ट के पास लेके जाइए। नए वाले बिल में या नए वाले विधेयक में क्या प्रोविज़न किया गया है कि एक समय सीमा इसने जोड़ दी है। उसके साथ-साथ ये कह रहे हैं कि जैसे जो छोटे मामले हैं, जो सामान्य मामले हैं, तो आप 24 घंटे के अंदर निपटाइए। मतलब कि 24 घंटे के अंदर आप उसको छोड़ दीजिए। अगर किसी छोटी-मोटी धमकी का मामला है, कुछ बहुत सामान्य सा मामला है और आपने रखा है, तो उसको छोड़िए। और कोई बड़ा मामला है, तो उसके बाद भी आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए। दूसरा जो उन्होंने चेंज किया, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट शब्द है, वो चेंज करके क्या मजिस्ट्रेट शब्द कर दिया है। तो जो निवारक निरोध की शक्तियाँ हैं, उनमें कहीं न कहीं एक लायबिलिटी सेट करने की बात की जा रही है इस वाले बिल में। एक शब्द बहुत चर्चा में है जिसको बोलते हैं समुदाय सेवा, कम्युनिटी सर्विसेज। अब कम्युनिटी सर्विसेज में क्या कहा है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति छोटा अपराध करता है, छोटा अपराध जैसे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने गंदगी फैला दी, तो जो कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू सज़ा मिलेगी उसको, तो ये बोला जाएगा कि तुम इस गंदगी को साफ कर दो, यही तुम्हारी सज़ा है। बिल के आर्टिकल 84 में एक प्रोविजन दिया गया, तो सिविल सर्विसेज के लोग अगर वो कोई अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी कम्युनिटी सर्विसेज के रूप में सज़ा दी जा सकती है। तो सिविल सर्वेंट को भी कम्युनिटी सर्विसेज के रूप में सज़ा दी जा सकती है, और जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनको भी कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू सज़ा दी जा सकती है। अगर हम इस पूरे बिल को बहुत संक्षिप्त में देखें, तो क्या मिल रहा है? राष्ट्रद्रोह शब्द को इन्होंने समाप्त कर दिया है। कि उसके साथ एक नई व्यवस्था जोड़ी है, जिसमें कह रहे हैं कि अगर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा डालने वाला कोई कृत्य, तो उसके तहत किसी को ये सज़ा देंगे। तो आपका धारा 302 थी, हत्या के लिए फेमस थी। इसमें अब क्या है, हत्या के अपराध में स्नैचिंग को भी जोड़ा गया है। मान लेते हैं कि कोई महिला रास्ते से जा रही है और एक चेन स्नैकर चेन खींच लेता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है। ये घटनाएँ देखी होंगी बहुत बार। उसको हत्या के रूप में नहीं नॉमिनेट किया जाता था, मतलब उसको हत्या नहीं माना जाता, बल्कि उसको चेन स्नैकिंग की घटना के रूप में रजिस्टर किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको हत्या के कंट्रोल में भी लाएँगे, मतलब उसको हत्या भी मानेंगे। चेन स्नैकिंग तो एक अपराध है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ इसको हत्या में भी शामिल करेंगे। देखिए, एक चीज़ जो बहुत चर्चा में है, वो क्या है? पहले क्या होता था, आईपीसी में एक प्रोविज़न था कि किसी ने शादी का झूठा बहाना करके किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई, उसको क्या ये अपराध मानते थे। लेकिन जो नया प्रावधान, जो नया विधेयक है, इसमें कहीं न कहीं इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, हो क्या रहा था, मान लेते हैं एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, और दोनों रिलेशन में फिजिकल रिलेशन में भी आते हैं। अब होता क्या था कि माता-पिता के दबाव में, पैरेंटल प्रेशर में, तो ये फीमेल है, ये मुकर जाती थी, इनका कोई आपस में कनेक्शन है, बल्कि ये एक
बयान दे देती थी कि इस व्यक्ति ने शादी का इससे झूठा बहाना बनाया है और इस वजह से ये दोनों फिजिकल रिलेशन में आए। इसके कारण जो था, जो सही केसेस होते थे, वो कहीं न कहीं झूठे साबित हो जाते थे या उन पे जो काम होना था, वो कम हो जाता था और झूठे केस ज़्यादा रजिस्टर हो जा रहे थे। इसकी वजह से जो नया बिल है, इसमें ये एक अलग प्रावधान कर दिया गया। इसको अब नहीं मानेंगे हम लोग। उसके अलावा जो आपका सामूहिक बलात्कार है, जो गैंग रेप है, गैंग रेप में अब क्या है 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और इसको बढ़ा के आजीवन कारावास तक कर दिया गया। दूसरा जो नया वाला बिल है, इसमें अगर किसी माइनर के साथ रेप की घटना होती है, तो वहाँ पे क्या आपको मौत की सजा तक दी जा सकती है। तो डेथ पेनल्टी तक आपको मिल सकती है। ये प्रोविज़न किया गया है। जो आपकी सामुदायिक सेवा वाला बात है, इसमें देखिए क्या-क्या है, एक तो मानहानि का मुकदमा है, तो छोटी-मोटी चोरी होती है, आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अगर आप छोटे अपराध कर रहे हैं, तो आपको क्या कम्युनिटी सर्विसेज के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मतलब आपको एक सजा के तौर पे कम्युनिटी सर्विसेज करने के लिए कहा जाएगा और आपको वो मानना होगा। तो इससे क्या होगा देखिए, एक तो समाज में अगर किसी ने कोई छोटी-मोटी घटना कर दी है, तो उसको जो आपराधिक प्रक्रिया है या फिर कहेंगे कोर्ट की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में इतना ज़्यादा उलझना नहीं पड़ेगा और उसको कहीं न कहीं एक सरल मार्ग से अपने अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें जो मॉब लिंचिंग, इसको क्या है 8 साल की सजा, आजीवन कारावास और मौत तक की सजा के लिए प्रस्तावित किया गया है। मतलब अगर अब आप मॉब लिंचिंग करते हुए पाए गए, तो उस केस में आपको मौत तक की सजा हो सकती है। पहले मॉब लिंचिंग शब्द इस्तेमाल किया गया था। तब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होके व्यक्ति को मार दे को मॉब लिंचिंग कहते हैं। लेकिन अब इस बिल में क्या प्रोविज़न किया गया है कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर मारते हैं तो वो हत्या है और शब्द इस्तेमाल किया गया है 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या। तो मॉब लिंचिंग को अब हत्या के रूप में कहीं न कहीं नॉमिनेट किया गया है और अब इसकी सजा के प्रावधान भी कैसे होंगे? हत्या जैसे ही मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी केस डायरी है, तो आरोप पत्र जमा करने तक की प्रक्रिया है, इसको भी कहीं न कहीं विस्तारित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक व्यवस्था लाई गई है। इसके थ्रू आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कहाँ? कोर्ट में भी। दूसरा जो आपके टेक्स्ट अब्यूज्ड हैं, उनके जब आप बयान दर्ज करिए, तो वीडियोग्राफी आपको करना अनिवार्य है। ताकि कोर्ट में बार-बार उसी बयान को दोहराया ना जाए और उस व्यक्ति को खाली इतना बोल दे कि हाँ, उसने जो वीडियोग्राफी में कहा है, वही बयान तो सही है। क्योंकि जो आपके इस तरह के अपराध से पीड़ित लोग हैं, उनसे कोर्ट में कई बार जानबूझ के बार-बार सवाल किया जाता है, जिससे वो ऑफेंसिव हो जाते हैं, वो थोड़ा-सा रिग्रेट फील करने लगते हैं। तो सही सज़ा या सही बयान वो नहीं दे पाते हैं, इससे आरोपी को आसानी हो जाती है। अब क्या प्रोविज़न है कि आप इसको एक तो अनिवार्य करिए कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी ही है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में पेश करेंगे। अब जो मानहानि का केस आप देखें, इसके लिए क्या है सामुदायिक सेवा आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आईपीसी की धारा 500 है, ये भी मानहानि की बात करती थी और उसके लिए सजा का प्रावधान करती थी। लेकिन नए बिल में एक तो धारा 499 है नहीं और उसके साथ-साथ एक नई धारा जोड़ी गई है, जिसको बोलते हैं 354 और 354 2 341 और 354 2 इसके तहत सामुदायिक सेवा का प्रावधान है और इसे सजा के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा जो मानहानि है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को बदनाम अगर कर रहा है, तो उसके सम्मान को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए भी उसको क्या साधारण कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। तो ये बिल आप देख रहे हैं मोटा-मोटा क्या है, कि जो आईपीसी, सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं, आज के समाज में लागू नहीं हो रहे, उनको धीरे-धीरे बदल के आज के समाज के अनुकूल बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस बिल के कुछ कंसर्न है, कुछ कंसर्न एरिया है। जैसे इसने क्या किया है, जो पुलिस हिरासत की टाइमिंग है, उसको 15 दिन से बढ़ा के 60 दिन या 90 दिन तक कर दिया है। यहाँ ये कंसर्निंग ज़ोन बन जाता है कि इसमें क्या है, पुलिस प्रताड़ना की जो समस्या है, वो कहीं न कहीं आपको बढ़ती दिखेगी। क्योंकि जो लोग थाने में बंद होते हैं, पुलिस में बंद होते हैं, उनमें एक सामान्य चीज़ देखी गई कि कई बार उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, मारती-पीटती है। अब उसको बढ़ाया गया है, 15 से 60 और 90 दिन तक कर दिया गया है। उससे क्या होगी, ये प्रताड़ना कहीं न कहीं बढ़ने की संभावना है। कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं इनको ठीक से परिभाषित कर पाना काफ़ी कठिन है। कोई ऐसी एक्टिविटी जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डाले। अब ये शब्द इतना बड़ा है कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे क्या किया, एक पोस्ट किया और उसमें किसी ने इसमें पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ लिख दिया। और वो पोस्ट मान लो उसने किससे रिलेटेड किया हो, उसने किसी बिल से रिलेटेड पोस्ट कर दिया हो। इस बिल में ये चीज़ गलत है, इसको बदला जाना चाहिए, इसको सही किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की खूबी है कि आम जनता
अपने विचार रख सकती है। लेकिन अगर इसको कैटेगराइज कर दिया कि किसके अंदर कि ये भ्रामक जानकारी फैला रहा है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आपने अपराधी बना दिया उस केस में। तो यहाँ पे कंसर्निंग जोन आ जाता है कि आपको कुछ एक्टिविटीज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत वेग सा टर्म हो जाता है जिसके तहत बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाएगा। इसका कंसर्न एरिया है। एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है बिल में, छोटे संगठित अपराध, और इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। तो ये भी कंसर्न जोन बनता है कि जो आपके संगठित अपराध है, ये अपराध कौन से हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आपको बिल में चेंज के साथ साथ तो बोझ में दबी न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका पे इतने केसेस हैं, तो न्याय व्यवस्था में इतनी रिक्तियां हैं, उनको आपको बढ़ाने की जरूरत है। तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, इस पूरी सॉल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तभी आप इस बड़ी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि इससे मेन समस्या क्या हो रही है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था बोझ से दबी हुई है। हमारे जो पोस्ट है न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खाली पड़ी हुई है, उनको भरने के लिए भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में हमने एक तो समझ लिया कि एक ये बिल क्या आया है, मोटे-मोटे हमने समझ लिया इसका प्रोविजंस क्या है, और कुछ जो कंसर्निंग जोन है उसको भी हमने देख लिया। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।